नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की यात्रा पे। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद के कौशांबी में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रन फॉर हार्ट हाफ मैराथन दौड़ में किया प्रतिभाग। का हार्ट को स्वस्थ रखना है बहुत जरूरी। और नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इससे पहले कल कंबोडिया की राजधानी नामपेन में 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद और वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प व्यक्त किया। आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, डेनमार्क और कंबोडिया के साथ भारत इस विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन का हिस्सेदार है। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान भारत संवाद साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मजबूती के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इस बीच उपराष्ट्रपति और कंबोडिया के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है और घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सीय जांच हो। मुख्यमंत्री ने धान खरीद की भी समीक्षा की और कहा कि हर जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि के कारण हुई फसल के नुकसान की तत्काल क्षतिपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रयागराज माघ मेले के सुचारू आयोजन के लिए विशेष सचिव माघ मेला और एसपी माघ मेले की तत्काल तैनाती करने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेलों, पर्वों व त्योहारों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। हापुड़ जनपद के गांव औरंगाबाद में रहस्यमयी बुखार से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई, जबकि गांव के करीब 300 अन्य लोग बीमार हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात के समय में लोग बीमार हुए और सुबह उल्टी होने से उनकी मौत हो गई। 2 सप्ताह के अंदर आधा दर्जन लोगों की मौत से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें बुखार आया था। सूचना मिलने के बाद सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी अपनी टीम के साथ गाँव में पहुंच गए और मृतकों के घर जाकर परिवार वालों के खून सैंपल लिए और अन्य बीमारियों की भी जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया और जो भी बीमार मिल रहे थे उनके खून के सैंपल भी लिए। इसके साथ ही उन्हें दवाइयां भी दी गईं। जब माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और डेथ भी हुई है, तो आज मैंने स्वयं यहाँ का ये सर्वे किया है और मैं खुद उन जो 5 मृत्यु बता रहे हैं उनका सर्वे कराऊंगा। और गांव में कल भी हेल्थ कैंप लगाया था, आज भी लगा हुआ है। और जब तक यहाँ पर ग्रामवासियों को रोग से मुक्ति नहीं मिल जाती, मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा।
हमें ग्राम प्रधान जी की तरफ से सूचना मिली थी कि यहाँ पे बुखार के काफ़ी मरीज हैं और ये सूचना दी गई थी कि 5 लोग बुखार से जो पीड़ित थे वो एक्सपायर कर गए हैं और एक पेशेंट थे सस्पेक्टेड कैंसर का बताया जा रहा है, हमें पता नहीं, जो प्रधान जी ने बताया कि सस्पेक्टेड कार्सिनोमा का पेशेंट था वो भी एक्सपायर किया हुआ है। तो टोटल 6 मौतें हुई हैं यहाँ पे। तो सूचना मिली तो सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे कल भी कैंप लगाया है और आज भी कैंप लगाया। कल जो कैंप लगा है उसमें 70 जांचें हुई थी, 70 जांचें हुई हैं ब्लड की टेस्टिंग, उसमें से 5 टाइफाइड पॉजिटिव आए हैं, डेंगू कोई पॉजिटिव नहीं आया। कल मेरे को फ़ोन किया था प्रधान जी ने, तो कल मैं तुरंत ही आई हूँ और मैंने देखा है कि 19 साल का जो बच्चा था, ये बड़ी दुखद घटना हमारे लिए, उसकी डेथ हो गई है और कारण था कि डेंगू बताया गया। और एक महिला थी 27 साल करीबन उसकी उम्र है, वो भी डेंगू से ही गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेंगू ने यहाँ पैर पसार दिए हैं। और जैसे ही मेरे को पता चला तुरंत सीएमओ को फ़ोन किया मैंने और उनको निर्देश दिए कि अपनी टीम को यहाँ बुलाइए और बड़े स्तर पर जाँच कराएँ। तो आज आप देख रहे हैं जैसा कि बड़े स्तर से जांच हो रही है। 2 महीने से यहाँ पे डेंगू की प्रक्रिया चली हुई है और करीब 300-400 आदमी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और 15-20 दिन के पीरियड में अभी तक 7 मौत हो चुकी हैं। जनपद गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल ने रन फॉर हार्ट हाफ मैराथन का एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी प्रतिभाग किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और हजारों की संख्या में लोग रन फॉर हार्ट के लिए दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान यशोदा अस्पताल के डायरेक्टर PN अरोड़ा एवं अनेक डॉक्टरों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया। इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस दौड़ के पीछे एक संदेश छिपा है। अपने हार्ट की पंपिंग अच्छे से करें जिससे कि आपका हार्ट स्वस्थ रहे और आप भी हमेशा स्वस्थ रहें। आज यशोदा की तरफ से एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। उसमें कई कैटेगरीज रखी गई हैं। 21 किलोमीटर्स का, 10 का है, 5 का है, उसमें वॉक भी शामिल है। तो जो जैसा समझता है वैसा कर सकता है और इसमें सिर्फ एक ही इसके पीछे सोच है कि लोग बाग चलना शुरू करें, अपने हार्ट की पंपिंग अच्छी करें, हार्ट आपका ठीक रहे, आप तंदुरुस्त रहें। फिटनेस इज नीड ऑफ द डे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हार्ट के केसेस बढ़ रहे होंगे और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे होंगे, तो इन सब के लिए लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होना जरूरी है और उसी से हमारी फिटनेस होगी, उसी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मोदी जी का सपना है वो पूरा होगा। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से घबराए लोग अपने अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए। इससे पहले शाम 4:25 पर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। बीते मंगलवार को भी दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात भूकंप के तेज झटके लगे थे। उस वक्त भी भूकंप का केंद्र रहे नेपाल ही था। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में करीब 7:57 पर हल्के झटके महसूस किए गए। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद के लिए धन नहीं विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में भाग लेंगे और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराएंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण पर मुकाबला करने पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। आतंकवाद के लिए धन नहीं विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल रामपुर में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में शामिल हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की अगुवाई में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबको बराबरी का हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी और उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी एवं सरदार बलदेव सिंह औलख उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम लोग काम करेंगे और जो भी हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, सब में अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। गरीब आदमी कैसे अपने जीवन को गुजार रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए काम किया। उनको पक्का मकान, निःशुल्क शौचालय, निःशुल्क पेयजल, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन, निःशुल्क ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि भी अल्पसंख्यक समाज के सभी साथियों को जो उसके लिए अनुमति मिल रही है। मैं अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिलाता हूँ उनके हक और हुकूक के लिए, पसमानदा समाज के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ उनके हक और हुकूक के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम। प्रयागराज में अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुई। इस मौके पर मां भारती और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए बच्चों का संगम हुआ। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों में संस्कृति एवं संस्कार को विकसित करने में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का प्रयास सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को योग एवं संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दी जानी चाहिए। देश की बहुमुखी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के भविष्य के लिए आज से ही जल व पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष यतीन्द्र, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी भी मौजूद रहीं। विद्या भारती ने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है कि संस्कृति युक्त नागरिक का जीवन निर्माण होना चाहिए ताकि उसमें मनुष्यत्व के गुण विकसित हों। इसीलिए हम विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इसका प्रयत्न करते हैं बच्चों में सांस्कृतिक गुणों का विकास हो। तो ये बच्चे विद्यालय से जीतते हुए अपने अपने स्थान से प्रांत क्षेत्र केंद्र तक आए हैं। उसका ये संस्कृति महोत्सव के नाम से कुछ वर्षों से ही हमने ये आयोजन प्रारंभ किया है। कुछ और इसमें बातें जोड़ेंगे आगे चलकर। जो कार्यक्रम हमेशा कुरुक्षेत्र में होता था वो पहली बार प्रयागराज में हुआ और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम सब की गार्जियन के रूप में और जो संस्कृति को और मातृशक्तियों को और बेटियों को और खासकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। वो मुख्य अतिथि बनकर हमारी राज्यपाल महोदया यहाँ पर आई और उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन भी दिया। बहुत आर्ट उनकी अच्छी है, कोई खेलकूद में प्रतिभावान है, तो सभी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और एक अच्छा माध्यम है कि बच्चों की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। विश्व प्रसिद्ध पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया के तहत आगामी 15 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के कारण बंद होने के कार्यक्रम पंच पूजाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर को शाम के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आदि केदारेश्वर को 16 नवंबर को समाधि रूप देकर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 17 नवंबर को खंड पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। माता लक्ष्मी की 18 नवंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। 19 नवंबर को रावल स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के सामने प्रतिष्ठित करेंगे। इससे पहले उद्धव कुबेर मंदिर परिसर में आ जाएंगे और इसी दिन शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।
प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में खाने की गुणवत्ता की शिकायतों को लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि एक समिति बनाकर नई प्रक्रिया के तहत सेवा प्रदाता फर्मों का चयन किया जाए। मंत्री असीम अरुण ने ये जानकारी कन्नौज जिले में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके, इसके लिए दरों में भी बदलाव किया गया है। पहले प्रति बच्चा 75 रुपए निर्धारित था, उसको बढ़ाकर 114 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कुछ स्कूल हैं जहाँ से खाने की शिकायत आई थी और इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने बदल दिया। जो ठेकेदार उस काम को कर रहे थे उसको हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाई है और वो क्रय कर रही है, चयनित कर रही है ठेकेदार को, और साथ साथ बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना मिले इसके लिए इसकी दर को बढ़ाया गया है। 75 रुपए से बढ़ा के 114 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। तो इससे खाने की जो धनराशि है वो भी बढ़ गई है और क्वालिटी सुधारने के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। जो हमारे वृद्धाश्रम है वो अच्छी तरह संचालित हैं। जहाँ तक मुझे पता है खाने की शिकायत अभी कहीं नहीं है। शाहजहांपुर में मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद ने शनिवार शाम को विकास भवन सभागार में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय बैठक की। उन्होंने सभी कार्य त्वरित गति से समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा एवं लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें जल्द से जल्द ठीक कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्यों को कराया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपको ज्ञात है कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हैं और ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कें युद्ध स्तर पे उनकी मरम्मत, आवागमन और मोटरेबल बनाई जाएं और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आज यहाँ शाहजहांपुर जनपद की बिंदुवार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसदों और विधायक के साथ चर्चा की गई है, विभाग के अधिकारियों के साथ, कि कौन सी सड़कों में कितनी प्रगति हुई है मरम्मत की और आने वाले समय में कहां पे और विशेष ध्यान देके सड़कों को सही कराना है और जहां कमी पाई गई, जहां विलंब होगा और जहां गुणवत्ता से कोई भी ढिलाई होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा और किसी तरीके की कोई भी ढिलाई या कमी बर्दाश्त। गोंडा में कर्नलगंज क्षेत्र में 14 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित क्षेत्र के हाईटेक पंचायत भवन का राज्य मंत्री सहकारिता विभाग तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री JPS राठौर ने उद्घाटन किया। कर्नलगंज पहुंचने पर राठौर का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ये पंचायत भवन सचिवालय नहीं, विकास का मंदिर है। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और विकास को हर क्षेत्र में पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना अंतर्गत निर्मित पंचायत भवन को सहकारिता मंत्री ने विकास का मंदिर कहकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विकास कार्यों का प्रतीक बताया, जिसको लेकर उन्होंने गांव के प्रधान सचिव, खंड विकास अधिकारी, ADO, पंचायत तथा सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। ऐसा है कि आज लालेमऊ में मैंने एक विकास के मंदिर को देखा। एक ग्राम सचिवालय नहीं है, विकास का मंदिर है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, कानून व्यवस्था पर अगर कोई प्रहार करने का काम करेगा, अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा, उसके एक प्रतिरूप के रूप में जो सुंदर सा भवन ग्राम सचिवालय के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ है। मैं यहाँ पर जिन लोगों ने इस सुंदर भवन को बनाया है, ब्लॉक के प्रमुख समेत सभी अपने जो ग्राम प्रधान हैं और बाकी सचिवालय के जो सचिव हैं, इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को वो आगे बढ़ाने का काम। जनपद बलरामपुर में राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश संजय सिंह वंगवार ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री ने उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी मजदूर संघ के अधिवेशन को भी संबोधित किया। राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी मजदूर संघ के 12वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मजदूर भाइयों को संबोधित किया। बैठक में राज्य मंत्री द्वारा बलरामपुर चीनी मिल एवं बजाज चीनी मिल को निर्देशित किया गया कि किसानों के गन्ने का पैसा 100% भुगतान कराया जाए। वर्तमान सत्र में गन्ना पिराई के दौरान किसानों द्वारा बेची जाने वाली गन्ने का किसी प्रकार की घटतौली न की जाए, इसका समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ने का भुगतान आपके यहाँ जनपद का एक अगर मिल छोड़ दे उसका भी पहले से बहुत अच्छा हुआ है। बाकी हम लोगों ने यहाँ 100% भुगतान कर दिया है। किसानों के लिए मिल शुरू होने वाली है, उनको गन्ना लाने में कोई परेशानी ना हो। गन्ने के यार्ड में जहाँ वो ट्रॉलियाँ खड़े करते हैं वहाँ प्रॉपर शौचालय, उनको रात में ठंड में ठहरने की व्यवस्था, इन चीज़ों पे भी काम किया गया है। गन्ने का रकबा भी इस जनपद में भी बढ़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का रकबा बढ़ा है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ढेर सारी। वाराणसी की लगभग 150 साल पुरानी संस्था नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा वाराणसी के द्वारा बाल नाट्य महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पूरे नाटक कार्यक्रम में सिर्फ बच्चों की ही प्रतिभागिता रहेगी और बच्चे ही सभी तरह के नाट्य अभिनय को संपादित करेंगे। नाट्य बाल महोत्सव पहली बार हो रहा है, जिससे कि बच्चों की प्रतिभाओं को और निखारा जाए और बच्चों को एक उचित मंच प्रदान कर नाटक चित्र में उनको प्रोत्साहित कर उनके अंदर की छिपी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि गायिका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत सुरचिता दास गुप्ता ने की। ये बहुत अच्छे पहल है श्री नागरी नाटक मंडली जी का और न्यास जी का, और इसमें बच्चों की जो अंदर जो प्रतिभा जो है वो खुल के सामने बाहर आएगा और उसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी मैं नाटक देख रही थी, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है नागरी नाटक मंडली द्वारा, ताकि ये नए नए जो नामांकुर है ना वो भविष्य है हमारे, जो है हम लोग तो पीछे छूटते जा रहे हैं, तो भविष्य में अगर ऐसे कलाकार तैयार करें तो ये हमारे शहर के, हमारे देश के नाम रोशन करेंगे और इसी में से कोई अमिताभ बच्चन बनेगा तो कोई माधुरी दीक्षित बनेंगी। तो ऐसे कलाकार हम चाहते हैं कि तैयार हो यहाँ पे। जनहित फाउंडेशन मेरठ, इंडिया वाटर पार्टनरशिप, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान के अंतर्गत मेरठ के 40 स्कूल में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें थिएटर प्रतियोगिता और प्रदर्शनी प्रतियोगिता रही। इन प्रतियोगिताओं में जनपद मेरठ के 28 स्कूलों ने थिएटर प्रतियोगिता में भाग लिया और 24 स्कूलों के छात्रों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। दोनों प्रतियोगिताओं का विषय जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन रहा। सभी विजेताओं को जनहित फाउंडेशन के अध्यक्ष अनीता राणा, इंडिया वाटर पार्टनरशिप की सदस्य डॉक्टर वीना खंडूरी द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम लोगों ने इंडिया वाटर पार्टनरशिप और नेशनल वाटर मिशन के साथ मिल करके मेरठ में एक जल महोत्सव, एक वाटर फेस्टिवल के रूप में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। एक जल उत्सव जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है। सभी इसमें मेरठ के 40 स्कूलों के बच्चों को एक साथ जोड़ा गया है, एक ही मंच पर ला करके उनको जल को बचाने के लिए वर्षा जल संरक्षण या हमारा भूमि का जल जो
ऐसे दोहन हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, बच्चों के माध्यम से एक अपील की जा रही है समाज के लोगों से। तो यहाँ एक बहुत अच्छी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और यहाँ पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से एक यहाँ मेरठ की जनता को ये एक संदेश दिया है कि हम आने वाले पीढ़ी को बचाना है तो हमें जल की एक एक बूंद को। भारत सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसमें सबको पानी मुहैया कराया जाए, और वो पानी कैसे मुहैया होगा जबकि पानी हमारे भूमि में संरक्षित रहेगा। तो उस पानी को कैसे संरक्षित किया जाए और उसका दोहन ना हो, और उसको हम कैसे वर्षा जल के माध्यम से उसको संरक्षित कर सकते हैं, आज उसी को लेकर के हमने बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। 40 स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ, और इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर नाट्य रूपांतर करके और नुक्कड़ नाटक के रूप में अपने संदेश दिए हैं। इसके अलावा हमने एक तकनीकी प्रदर्शनी भी लगाई। रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत बरसवा गांव में किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें पराली प्रबंधन के साथ ही जल संरक्षण विषय पर गोष्ठी के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने जहां पराली प्रबंधन की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला, वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के विभागाध्यक्ष ने जल संरक्षण व इसकी महत्ता पर किसानों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि घटता भूगर्भ जल स्तर बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों का चयन करना होगा जिसमें सिंचाई की जरूरत कम हो। इसके साथ ही खेती के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा जिससे भूगर्भ के जल का दोहन को कम कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली द्वारा जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, उस पर जल शक्ति अभियान के अंतर्गत एक किसान मेले का आयोजित ये बछरावा तहसील में किया गया है, जिसमें खास तौर से जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में कैसे जल संरक्षण करेंगे और फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। पराली की जल संरक्षण में बहुत ही बड़ी उपयोगिता है। जैसा अभी डॉक्टर एस.डी. सिंह साहब बता रहे थे कि हम पराली का मल्चिंग कर सकते हैं, भूमि के ऊपर उसका बिछावन डाल सकते हैं। तो हम किसान की वो पराली भूमि के बिछावन में चली जाएगी, और जब भूमि ढक जाती है तो जल का वाष्पीकरण बहुत ही कम हो जाता है। साथ में पराली डिकम्पोज होकर के खाद का काम करती है, जैविक कार्बन का, जैविक नाइट्रोजन का, और भूमि भी उर्वरा हो जाती है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर के माध्यम से ये कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया है, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि बढ़ती हुई समस्याओं के मद्देनज़र हम जल संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। कम से कम जल के उपयोग में हम किस तरह से अपनी फसलों का, जो परंपरागत फसलें हैं या जो कुछ हमारी अन्य फसलें हैं, उनको हम किस तरह से उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनका उत्पादन किस तरह ले सकते हैं। तो कुल मिला के मुख्य उद्देश्य था कि हम जल को बचा के अपनी फसलों का उत्पादन किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन प्रमुख लोगों में से थे जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान बड़ी भूमिका निभाई थी। वह अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 2015 में भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की यात्रा पे। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू व अन्य संचारी रोगों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम के लिए प्रयासों को और तेज करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद के कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रन फॉर हार्ट हाफ मैराथन दौड़ में किया प्रतिभाग। का हार्ट को स्वस्थ रखना है बहुत जरूरी। और नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई भागों में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।